नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट श्रृंखला में आज ये 31वां वीडियो है। इसमें हम लोग 30 प्रश्नों को, जिसमें हिंदी और सामान्य अध्ययन के प्रश्न शामिल हैं, पूरी व्याख्या के साथ सॉल्व करेंगे। साथियों, अगर आप आरओ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप एक गंभीर अभ्यर्थी हैं तो आप हमारे इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसमें कुल 11 फुल टेस्ट आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं और करंट अफेयर्स के 9 टेस्ट। इस तरह से आपको कुल 20 टेस्ट दिए जाते हैं, जिसकी पीडीएफ फाइल आपको मिलती है। ऑनलाइन एग्ज़ाम देने की, ऑनलाइन टेस्ट देने की आपको सुविधा मिलती है, जिससे आप बिल्कुल परीक्षा कक्ष जैसा माहौल महसूस कर सकें। तो आपके सामने हमारे क्रैश कोर्स के टेस्ट सीरीज की एक डेमो पीडीएफ की फ़ाइल आपके सामने खुली है। इसी तरह से आपको जो है सारी पीडीएफ जो मैंने आपको बताया दी जाती है। सभी प्रश्न उनके जो है बाइलिंगुअल, उनका ट्रांसलेशन यानी जो है हिंदी इंग्लिश में प्रश्न होते हैं, लेकिन व्याख्या जो है संपूर्ण उसकी हिंदी में होती है। प्रश्न का उत्तर देने के साथ ही में उसके बारे में जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो भी कंटेंट उस टॉपिक को क्लियर करने के लिए आवश्यक हैं, वो जो है व्याख्या में लिख दी जाती हैं, जो आप देख सकते हैं। इसी प्रकार जो है आपको सभी टेस्ट जो आप देंगे ऑनलाइन, उसकी पीडीएफ दी जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि आपको जो है क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पूरा का पूरा नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है इस क्रैश कोर्स के माध्यम से। तो सबसे पहले आप हमारे इस डेमो टेस्ट की पीडीएफ फाइल को प्राप्त करें। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही पिन कमेंट में दिया हुआ है। अगर आपको कोई असुविधा है, आप उसको नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो आप 9506742546 पर कॉल करके मांग सकते हैं। और अगर आप हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहें तो आप ज्वाइन आरओ लिखकर इसी नंबर पर व्हाट्सएप से भेज दीजिए। आपको क्रैश कोर्स से जुड़ने से संबंधित समस्त जानकारी रिप्लाई में दे दी जाएगी। कम से कम समय में सेलेक्टेड मटेरियल के साथ, टारगेटेड अध्ययन सामग्री के साथ और अति संभावित प्रश्न श्रृंखला के माध्यम से आरओ परीक्षा की तैयारी के लिए इससे बेहतर विकल्प शायद ही कहीं उपलब्ध है। अतः अपना निर्णय शीघ्र लें और इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। विलोम शब्दों की दृष्टि से शुद्ध युग्मों की पहचान इसमें हमको करनी। कौन कौन से युग्म इसमें शुद्ध हैं, ये हमको देखना है। तो अधिमूल्यन, अधिमूल्यन का अर्थ क्या होता है? यानी किसी का मूल्य जो है जो ज़्यादा हो, और अवमूल्यन यानी किसी का कम मूल्य। तो दोनों ही जो है एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, तो ये ठीक हो गया। स्वजाति और कुजाति ये आपस में जो है कैसे हैं? विलोम शब्द नहीं हैं। अनुग्रह का आग्रह विलोम नहीं होता है। आत्मनिर्भर और परजीवी ये एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। कोलाहल और नीरवता ये दोनों एक दूसरे के परस्पर विलोम शब्द हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे तो 1, 4 और 5 ये जो है सही युग्म है विलोम शब्दों के। अब हम स्वजाति की बात करते हैं। तो स्वजाति का विलोम क्या होता है? विजाति होता है, ना कि कुजाति। और अनुग्रह का विलोम क्या होता है? विग्रह होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। रेखांकित शब्द क्या है? सौम्य। सौम्य हृदय वाले सदैव पूजनीय होते हैं। तो सौम्य जो है कोमल के तरह जो है प्रयोग होता है। तो सौम्य का विपरीत शब्द इसमें से कौन सा हो जाएगा? उग्र। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। कुछ और महत्वपूर्ण शब्दों को देखते हैं। सार्थक का विलोम क्या होता है? निरर्थक होता है। सारयुक्त का निःसार या थोथा। सामिस का निरामिस। सामयिक का असामयिक। सामान्य का विशिष्ट या असामान्य। और सामर्थ्यवान का सामर्थ्यहीन। इसके अलावा सामर्थ्य का असामर्थ्य, सामंजस्य का असामंजस्य, संप्रक्त का असंप्रक्त, संपूर्ण का विलोम अपूर्ण, संपन्नता का विलोम विपन्नता, सन्यासी का ग्रही या गृहस्थ, और संन्यस्त का विलोम हो जाएगा गृहस्थ। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों में से कौन से युग्म सुमेलित हैं? तो इसमें से तत्सम तद्भव की हमको सही जोड़ियां देखनी है। एक एक करके इसको हम देखते हैं। थालिका का थाली गलत दिया हुआ है। चत्वाल, चत्वाल क्या है? एक तत्सम शब्द है, उसका तद्भव क्या है? चबूतरा। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है। अज्ञान का अजान ये भी ठीक है तत्सम तद्भव की दृष्टि से। चतुष्पद का चौकी गलत है। तो इस तरह से 2 और 3 सही होंगे। अब थाली और चौकी की अगर हम बात करें तो थाली का जो है तत्सम क्या होता है? स्थाली होता है। आरओ में पूछा भी जा चुका है ये। और चौकी का तत्सम जो है क्या होता है? चतुष्पादिका।
ना कि चतुष्पद। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करनी है। तो एक एक कथन को हम इसमें चेक करते हैं। तिलक तत्सम प्रकार का शब्द है। तो क्या ये सेंटेंस सही है या ये कथन सही है? बिल्कुल सही है। तिलक जो है एक तत्सम शब्द है। आँख तद्भव शब्द है, ये भी ठीक है। नयन तद्भव प्रकार का शब्द है, तो ये जो है विकल्प यहाँ पर गलत है, क्योंकि नयन क्या है? नयन एक तत्सम शब्द है और अतिथि जो है तत्सम शब्द है, ये यहाँ पर सही है। तो इस तरह से सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अब नयन जो है तद्भव शब्द ना होके क्या है? तत्सम प्रकार का शब्द है। अब तद्भव और तत्सम के कुछ उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले नयन की ही बात कर लेते हैं। तो नयन का जो तद्भव होता है क्या होता है? नयन होता है। इसी प्रकार नेह एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम क्या है? स्नेह। नेवला या नेऊर का जो है तत्सम क्या हो जाएगा? नकुल हो जाएगा। जाना का यति, जानना का ज्ञान, जाड़ा का जाड्य। इसके अलावा बटोही, तो इसका तत्सम क्या होगा? वट्ट वोही। फुड़िया का पंसिका, फिटकरी का स्फटिक, फागुन का फाल्गुन, फांक का फलक, फांसी का पाशिका, फहराना का तत्सम प्रसारण, फलाहारी का फलाहारिन, फरसा और फरुआ जो है इनका जो है क्या हो जाएगा? तत्सम परशु हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित काव्य पंक्ति को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो ये काव्य पंक्ति है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डिबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। तो इसमें हमको क्या करना है? रेखांकित शब्द के अन्य पर्यायवाची शब्द कौन से हैं ये देखना है। तो इसमें रेखांकित शब्द क्या है? विभावरी। विभावरी आपने जरूर पढ़ा होगा। विभावरी किसे कहते हैं? रात्र को या रात को कहते हैं। तो इसके अन्य पर्यायवाची अब आसानी से आप पहचान सकते हैं। रात के अन्य पर्यायवाची इसमें कौन से हैं? यामिनी और छड़दा, ये जो है रात्रि के पर्यायवाची शब्द हैं। और रात्रि के अन्य पर्यायवाची शब्द देखते हैं, निशा, रैन, रात, त्रियामा, रजनी, सरपरी, तमस्वनी, राका, ये सभी जो है रात्रि के अन्य पर्यायवाची हैं। अब बाकी जो विकल्पों में शब्द दिए हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो विकल्प ए में शब्द दिया है ध्वांत व तमस, ये किसके हैं? अंधकार के पर्यायवाची हैं। और अंधकार के अन्य पर्यायवाची हैं तम, तिमिर, अंधेरा, अंधियारा। विकल्प बी जो था उसमें जो है ज्योत्सना व चंद्र मरीचि, दो शब्द दिए हुए हैं। तो ज्योत्सना और चंद्र मरीचि दोनों ही चांदनी के पर्यायवाची हैं, जिसके अन्य पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? चंद्रिका, कौमुदी, चंद्रप्रभा, उजियारी, जुनहाई, ये सभी जो है चांदनी के अन्य पर्यायवाची हो गए। विकल्प सी में दिवा शब्द दिया था और वासर दिया था, दोनों ही दिन के पर्यायवाची शब्द हैं। और इनके अन्य पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? दिवस, वार, दिवा, ये सभी जो है दिन के अन्य पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से ब्राह्मण के पर्यायवाची शब्दों को पृथक करना है। यानी इसमें से ब्राह्मण के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हैं। तो एक एक करके देखते हैं। द्विजाति, ये जो है ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद विरंची नहीं होगा, ना भी जन्म नहीं होगा, आत्मभू नहीं होगा। महिदेव ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द है और विप्र ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द है। तो कौन सा विकल्प सही हो गया? ए विकल्प यहाँ पर सही हो गया। द्विजाति, महिदेव, विप्र, सहित द्विज, भूदेव, अग्रजन्मा, भूशूर, महिषुर, भूमिशूर, वाडव, भूमिदेव, ये सभी ब्राह्मण के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके अलावा विरंची, नाभिजन्म व आत्मभू, ये तीनों शब्द किसके पर्यायवाची हैं? ब्रह्मा के पर्यायवाची शब्द हैं। ब्रह्मा के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या हैं? विधि, विधाता, स्वयंभू, प्रजापति, चतुरानन, लोकेश, विरंची, अज, कमलासन, करतार, पितामह और हिरण्यगर्भ। कुछ अन्य पर्यायवाची भी देखते हैं बृहस्पति के, जैसे सुरगुरु, देवाचार्य, वाचस्पति, आंगिरस। बुद्धि के पर्यायवाची मति, मेघा, घी, मनीषा, प्रज्ञा, अक्ल और विवेक, ये सभी बुद्धि के पर्यायवाची शब्द हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द देखते हैं। बुद्ध, तो बुद्ध के कई सारे पर्यायवाची होते हैं, ज्ञानी, ज्ञानवान, विद्वान, बुद्धिमान, ज्ञान, गौतम और सिद्धार्थ, ये सभी बुद्ध के पर्यायवाची हैं। बिल्ली के पर्यायवाची मार्जरी, विलास और विडाल। बिजली के पर्यायवाची प्रायः पूछे जाते हैं, शंपा, घनवल्लभी, करका, सतहदा, हादिनी, एरावती, क्षण प्रिया, तड़ित, सौदामिनी, विद्युत, चंचला, चपला, दामिनी, विज्जू, बिजुरी, अशनी और क्षण प्रभा, ये सभी बिजली के पर्यायवाची हैं।
बालू के पर्यायवाची रेत, बालुका, रेणुका, रेणु, रेती, सैकत और शिलाकण। इसके बाद बालिका के पर्यायवाची कन्या, लड़की, किशोरी, युवती, ये सभी बालिका के पर्यायवाची शब्द हो गए। अगला प्रश्न देखेंगे, हलंत संबंधी त्रुटि निम्नलिखित में से किन शब्दों में है। तो हमको ये देखना है कि क्या हलंत का प्रयोग इसमें हुआ है या नहीं हुआ है, शुद्ध है या अशुद्ध है। तो अगर हम देखें तो परिषद, इसमें भी हलंत लगना चाहिए था, उच्छ्वास में भी यहाँ पर हलंत आता है, पृथक में और षड्यंत्र, इस तरह से तीनों में ही जो है हलंत लगना चाहिए था, जो कि नहीं लगा है। तो इस तरह से सारे ही शब्द जो है इनमें हलंत संबंधी त्रुटि हैं। हलंत संबंधी त्रुटियों में कई सारे विवाद भी होते हैं, कई पुस्तकों में कुछ अलग दिया रहता है, कुछ अलग दिया रहता है, लेकिन जो मैक्सिमम ऑथेंटिक राइटर्स हैं उनके द्वारा जो लिखा जाता है उसके आधार पे हम यहाँ बात करेंगे। तो परिषद को शुद्ध रूप से कैसे लिखते हैं, परिषद। फिर षड्यंत्र में जो है बीच में हलंत लग जाता है, तो इस प्रकार से षड्यंत्र हो जाता है। उच्छ्वास इस तरह से लिखा जाएगा, पृथक में हलंत लगेगा, विद्युत में हलंत लगेगा, इस तरह से। भाषाविधि, गदगद, सटरस की जगह सटरस हो जाएगा, उद्गार का उद्गार हो जाएगा, और तड़ित में जो है ता में आखिरी में हलंत लग जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्यों की पहचान करना है। तो ये शुद्ध जो है हमको वाक्य वर्तनी और व्याकरण की दृष्टि से देखना है। तीनों को ही हम एक एक करके पढ़ते हैं। चोरी करते पकड़े जाने पर उस पर घड़ों पानी गिर गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग किया गया है और उनका सही प्रयोग नहीं हुआ है। आपकी बातें सुनते सुनते मेरे कान भर गए, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, पक गए। दुश्मनों ने हथियार रख दिए, इसकी जगह क्या होना चाहिए था, डाल दिए। तो इसमें से कोई भी सही नहीं है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि मुहावरे और लोकोक्ति का अगर किसी वाक्य में प्रयोग किया जा रहा है तो जिस तरह से वो बोला जाता है सेम उसी तरह से उसका प्रयोग होगा, तभी वो शुद्ध माना जाएगा। तो चोरी करते पकड़े जाने पर उस पर घड़ों पानी पड़ गया। घड़ों पानी पड़ना जो है ये मुहावरा होता है, जिसका अर्थ होता है कि बहुत ज़्यादा जो है शर्मा जाना। उसके बाद आपकी बातें सुनते सुनते मेरे कान पक गए और दुश्मनों ने हथियार डाल दिए, यानी हार मान ली, आत्मसमर्पण कर दिया। तो ये सभी मुहावरों का प्रयोग हुआ था जिनका शुद्ध प्रयोग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गतिहीन रहने वाला, ये क्या है, एक वाक्यांश है। इसके लिए एक उचित शब्द हमको इन चार विकल्पों में से देखना है। तो जो गतिहीन है यानी जो कोई गति नहीं करता, रुका हुआ रहता है, जंगम, अचल, अटल, स्थावर, इसमें से कौन सा सही होगा, स्थावर। यानी गतिहीन रहने वाला कौन होता है, स्थावर होता है। और जंगम जो शब्द दिया है उसका क्या अर्थ होता है, जंगम जो है स्थावर का विलोम होता है। तो जंगम के समानार्थी क्या हो जाएंगे, अस्थायी, अस्थिर, चलनशील, गमनशील, चल, चलायमान या अस्थावर। अब हम कुछ और महत्वपूर्ण वाक्यांश के लिए एक शब्द देखेंगे। वेद वेदांग पढ़ाने वाले को क्या कहते हैं, उपाध्याय कहते हैं। वृष्टि का अभाव, वृष्टि मतलब वर्षा, तो इसका क्या एक शब्द हो जाएगा, अनावृष्टि। वीणा है जिसके हाथ में वह देवी, उनके लिए एक शब्द है वीणा पाणी। विहित प्रक्रिया के द्वारा चुना गया व्यक्ति, निर्वाचित। विष्णु संबंधी या उस संप्रदाय के नियमों पर चलने वाला अथवा विष्णु का उपासक क्या कहलाता है, वैष्णव कहलाता है। विशेष व्यक्ति से संबंधित, चाहे वो जीवन या कार्य व्यवहार से संबंधित हो तो उसको क्या कहेंगे, व्यक्ति मूलक या व्यक्तिगत कहेंगे। विशेष आदेश जो किसी निश्चित अवधि तक लागू हो उसको हम अध्यादेश कहेंगे। विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र जो होता है उसको हम औरस कहते हैं। अगला प्रश्न, जिसका कोई आदि और अंत ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है, शाश्वत। क्या ये सही है, तो बिल्कुल सही है ये। और प्रातः काल में गाया जाने वाला राग क्या वो भैरवी कहलाता है, ये भी जो है सही है। तो इस तरह से दोनों ही सही हैं, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। कुछ अन्य उदाहरण और देखते हैं। विवाह के बाद स्त्री को पति कुल से मिलने वाला धन क्या कहलाता है, अन्वाधेय। विवाह के पश्चात बहू का दूसरी बार ससुराल आना क्या कहलाता है, द्विरागमन कहलाता है। विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला व्यक्ति क्या होता है, तटस्थ होता है। विरोध करने वाला या विरुद्ध पड़ने वाला विरोधी होता है। विभिन्न वस्तुओं का प्रदर्शन एक साथ करना प्रदर्शनी कहलाता है। बुरी लत स्वभाव या बुरी आदत वाला दुर्व्यसनी।
बुद्धि के द्वारा ग्रहण किए जाने योग्य बुद्धिग्राह्य है। बिना हल जोते उगने वाली फसल को अकृष्ट पच्च्या कहते हैं। बिना पलक गिराए, उसके लिए एक शब्द क्या है, अनिमेष या अपलक। बिना आयास यानी बिना परिश्रम के अनायास कहलाता है। बिना अधिकार पराई वस्तु काम में लाने वाला परिभोक्ता। बिजली की तरह तीव्र वेग वाला विद्युत वेग। बिगड़ा हुआ शब्द क्या कहलाता है, अपभ्रंश। बाहर आया हुआ या निकला हुआ बहिर्गत। बालुका में प्रदेश के बीच पाए जाने वाले हरे भाग को क्या कहते हैं, नखलिस्तान कहते हैं। अगला क्वेश्चन, वह लड़की सुंदर नाची, इस वाक्य में विशेषण पद क्या है। वह है या सुंदर है या लड़की है या नाची है। तो इसमें सुंदर की विशेषण क्या है, वह विशेषण होगा। थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन ये भी होगी कि यहाँ पर सुंदर शब्द भी दिया है, लेकिन मैं आपको भी पूरी बात बताता हूँ इसमें। तो प्रस्तुत वाक्य में वह शब्द जो है लड़की की विशेषता बता रहा है कि वह जो है लड़की सुंदर नाची। अब इसमें ध्यान क्या रखना है आपको, इस वाक्य में सुंदर विशेषण शब्द नहीं है, क्योंकि ये जो है नाचना जो क्रिया है उसकी विशेषता बता रहा है, ना कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। इसलिए ये क्या है, एक क्रिया विशेषण शब्द है। और हमने यहाँ पर पूछा क्या है कि इसमें विशेषण क्या है, तो यहाँ पर विशेषण क्या होगा, वह जो है यहाँ पर विशेषण होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस विकल्प में उद्देश्य विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो आपने विशेषण के दो प्रकार पढ़े होंगे। विशेषण की स्थिति के आधार पर, अगर वो विशेष से पहले आता है या विशेष के बाद आता है तो उसके आधार पर जो है एक विधेय विशेषण होता है, दूसरा उद्देश्य विशेषण होता है। और उद्देश्य विशेषण को आप जो है विशेष विशेषण के नाम से भी जानते हैं। तो ये तो हो गई इसके बारे में बैकग्राउंड। अब आपको यहाँ पर देखना है उद्देश्य विशेषण है क्या इसमें। तो यहाँ पर 4 वाक्य आपके सामने दिए हुए हैं, चारों को ध्यान से पढ़िए। मैं सही उत्तर बताता हूँ। रत्ना अच्छा खाना लाती है, ये क्या है, उद्देश्य विशेषण है। क्यों है, इसको यहाँ पर समझने का प्रयास करिए। विशेष से पहले वाले विशेषण को उद्देश्य विशेषण कहते हैं, यानी ऐसे विशेषण जो विशेष से पहले आते हों उनको हम उद्देश्य विशेषण या विशेष विशेषण कहते हैं। दूसरा क्या होता है, विधेय विशेषण होता है। जो विशेषण विशेष से, चाहे वो संज्ञा हो चाहे सर्वनाम हो, उसके बाद प्रयुक्त होता है उसे विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे ये सेब मीठे हैं, तो यहाँ पर मीठे क्या हैं, विशेष सेब है, उसके बाद प्रयुक्त हो रहा है मीठे, तो ये विधेय विशेषण हो गया। वह लड़की सुंदर है, तो यहाँ पर सुंदर जो है लड़की जो विशेष है उसके बाद प्रयोग हो रहा है। वाक्य ए में जो है क्या था, चारों जो हमारे सामने विकल्प थे उसको समझते हैं। उसमें अच्छा गाती क्रिया के लिए आया है और वाक्य बी में अच्छा गाना क्रिया के लिए आया था। दोनों ही क्रिया विशेषण हैं। वाक्य एक को फिर से देख लीजिए और 2 को भी। रत्ना अच्छा गाती है, रत्ना अच्छा गाना चाहती है। फिर वाक्य सी में अच्छी जो कि विशेषण शब्द है, विशेष्य रत्ना के बाद आया है। सी देख लीजिए यहाँ पर फिर से, रत्ना अच्छी, यानी रत्ना जो है विशेष्य है और अच्छी जो है विशेषण है, ये उसके बाद आया है। तो ये किस तरह का विशेषण हो जाएगा, ये विधेय विशेषण हो जाएगा। फिर वाक्य डी जो हमारा सही उत्तर, उसके बारे में यहाँ पर देखते हैं। अच्छा जो विशेषण शब्द है वो खाना के लिए आया है और विशेष खाना के पहले आया है। तो इसको फिर से देख लीजिए यहाँ पर, रत्ना अच्छा खाना लाती है, इसका मतलब क्या है, खाना यहाँ पर क्या है, खाने की विशेषता बताई जा रही है कि अच्छा है वो। तो रत्ना अच्छा खाना लाती है, विशेष से पहले उसका विशेषण आया है अच्छा शब्द, इसलिए ये जो है क्या है, उद्देश्य विशेषण है, या इसको विशेष विशेषण भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जारी की जाने वाली 5 रिटों में से 2 रिट कौन कौन सी हैं, परमादेश व प्रतिषेध। इनमें हमको अंतर बताना है। तो परमादेश जिसको हम रिट ऑफ मैंडमस कहते हैं, केवल न्यायिक प्राधिकारियों के विरुद्ध है, जबकि प्रतिषेध या जिसको रिट ऑफ प्रोविशन कहते हैं, न्यायिक व प्रशासनिक दोनों के विरुद्ध उपलब्ध हैं। तो क्या ऐसा सही है, ऐसा गलत है, इसका भी आगे हम स्पष्टीकरण पूरा देखेंगे। परमादेश जिसको रिट ऑफ मैंडमस कहते हैं, कुछ करने का समादेश करती है, जबकि प्रतिषेध जो है कुछ करने से रोकती है। ये कथन बिल्कुल सही है।
यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत निम्न रिटें जारी करने का अधिकार है। 5 रिटें कौन कौन सी हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसको हैबियस कार्पस कहते हैं, परमादेश जिसको रिट ऑफ मैंडमस कहते हैं, प्रतिषेध रिट जिसको प्रोहिबिशन कहते हैं, उत्प्रेषण लेख यानी रिट ऑफ सर्टोरियाई, और अधिकार परीक्षा यानी क्यो वारंटो। ये 5 रिट हैं जो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकती है। अब एक एक को देखते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसको हैबियस कार्पस के नाम से भी जानते हैं, ये न्यायालय द्वारा उस व्यक्ति के संबंध में जारी आदेश होता है जिसे दूसरे के द्वारा हिरासत में रखा गया है और उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए, इस तरह का आदेश इसमें दिया जाता है। परमादेश यानी मैंडमस, यह एक नियंत्रण है जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध रिट जो है, प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ है रोकना। इसे न्यायालय द्वारा अपने न्याय क्षेत्र की अधिकारिता से इतर कुछ कार्यों को करने से रोकने के लिए अन्य अधिकरणों को जारी किया जाता है। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ है प्रमाणित होना, सूचना देना। इसे न्यायालय द्वारा अधीनस्थ निकायों को तब जारी किया जाता है जब इस बात का संशय होता है कि न्यायालय ने अपनी अधिकारिता के बाहर यानी अपनी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जाकर कोई निर्णय दिया है। अगली रिट है अधिकार परीक्षा। इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के सार्वजनिक कार्यालय में अपने पद के दावे की जांच के लिए जारी किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि परमादेश रिट और प्रतिषेध रिट में मूल अंतर क्या है। तो परमादेश जो है ये न्यायिक और प्रशासनिक यानी जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों के विरुद्ध उपलब्ध है, जबकि प्रतिषेध रिट जो है केवल जुडिशियल प्राधिकारियों यानी न्यायिक प्राधिकारियों के विरुद्ध उपलब्ध होती है। परमादेश रिट कुछ करने का समादेश देती है तथा प्रतिषेध रिट कुछ करने से रोकती है। इस तरह से जो है इस प्रश्न में कथन 1 गलत था और कथन 2 सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कुछ समितियां दी हुई हैं जो संविधान सभा की उप समितियां हैं और उनके संबंधित अध्यक्ष दिए हुए हैं और इनको आपस में हमको देखना है कि कौन से सही हैं कौन से नहीं हैं। तो मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी हैं, ये बिल्कुल सही है। अल्पसंख्यक उप समिति के S वरदाचारी ये नहीं थे और कार्य संचालन समिति जो थी उसके कौन थे अध्यक्ष? KM मुंशी। इस तरह से केवल 2 जो है इसमें गलत है, बाकी पहला और तीसरा जो है सही है। अब इसमें थोड़ा डिटेल हम देख लेते हैं। अल्पसंख्यक समिति के जो अध्यक्ष थे वे कौन थे? HC मुखर्जी थे, बाकी सभी युग्म सुमेलित हैं। संविधान सभा की समितियां और उनके अध्यक्षों के बारे में जान लेते हैं। संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। नियम समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति जो कई बार पूछा गया एग्जाम में, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सदन समिति के अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारमैया। नागरिकता पर जो तदर्थ समिति बनी थी उसके थे S वरदाचारी। राज्यों के लिए समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं। शिवाजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 4 कथन दिए हुए हैं और कौन कौन से कथन इसमें से सही हैं हमको ये जो है इसमें डिसाइड करना है। तो एक एक करके हम सारे कथनों को परखते हैं। सबसे पहला कथन है छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 20 अप्रैल सन 1627 ईस्वी को पूना के निकट सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। बिल्कुल सही कथन है ये। उनके पिता का नाम क्या था? शाहजी भोसले और माता का नाम क्या था? जीजाबाई। तो दूसरा कथन भी सही हो गया। इनके गुरु का नाम क्या था? समर्थ गुरु रामदास, ये इनके गुरु का नाम था, ये भी कथन सही है। और शिवाजी ने सर्वप्रथम 1643 ईस्वी में बीजापुर के सिंहगढ़ के किले पर अधिकार किया था। क्या ये कथन सही है? तो ये भी कथन सही है। इस प्रकार जो है चारों ही दिए हुए कथन यहाँ पर सही हैं। 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को पूना के निकट सिवनेर के दुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले तथा माता जी का नाम जो है जीजाबाई था। इनके गुरु का नाम समर्थ रामदास था, इसलिए कथन 3 भी सही है।
इनके व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव इनकी माता जीजाबाई तथा इनके संरक्षक और शिक्षक दादा कोंडदेव का पड़ा था। सर्वप्रथम शिवाजी ने 1643 ईस्वी में बीजापुर के सिंहगढ़ के किले पर अधिकार किया था। तत्पश्चात 1646 ईस्वी में उन्होंने तोरण पर अधिकार कर लिया था। इस प्रकार चारों ही कथन सही होने के कारण विकल्प डी सही था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक हुआ था। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इस तरह के प्रश्न जो है प्रायः पूछ लिए जाते हैं। तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से लेकर 1769 तक। पहला ऑप्शन यानी ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के मध्य हुआ था। अंग्रेजों को करारा जवाब देने के लिए हैदर अली ने मराठे तथा निजाम से संधि करके एक संयुक्त सैन्य मोर्चा या गठबंधन बनाया था। इस मोर्चे ने हैदर अली के नेतृत्व में मित्र राज्य कर्नाटक पर आक्रमण किया, परंतु हैदर व निजाम तिरुवन्नमल संगम में परास्त हुए। तब निजाम ने हैदर का साथ छोड़ दिया और अंग्रेजों से जाकर मिल गया। हैदर ने मंगलौर पर आक्रमण कर बम्बई से आई प्रशिक्षित अंग्रेजी सेना को पराजित किया और उन्हें मद्रास में एक तरफ धकेल दिया। अब इस युद्ध का निर्णय क्या हुआ था? तो 1769 में अंग्रेजों ने हैदर की शर्तों पर मद्रास की संधि की और एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्रों को छोड़ दिया। इसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 से 84 के मध्य हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के मध्य हुआ था और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1799 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, भूकंपीय लहरों की प्राथमिक यानी जिसको पी तरंगे कहते हैं, तो पी तरंगों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन से सही नहीं हैं, यानी हमको इसमें से गलत कथन की पहचान करनी है। तो एक एक करके देखते हैं। ये सर्वाधिक वेगवान यानी सबसे ज़्यादा जो है गतिशील 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलने वाली तरंगे होती हैं, ये कथन जो है बिल्कुल सही है। सिस्मोग्राफ स्टेशन पर सबसे पहले ये पहुंचती हैं, ये भी कथन बिल्कुल सही है। केवल ठोस माध्यम से होकर गुजर सकती हैं, क्या ये कथन सही है? बिल्कुल गलत है ये कथन, क्योंकि ये ठोस, द्रव और गैस तीनों ही माध्यम से होकर गुजर सकती हैं। और चौथा कथन है, ये तरंगे ध्वनि तरंगों के समान होती हैं, तो ये भी कथन सही है। इस तरह से सी जो है इसमें गलत था। भूकंपीय लहरें 3 प्रकार की होती हैं जिनको हम भूकंपीय तरंगे कहते हैं। सबसे पहली प्राथमिक या पी तरंगे, इनको प्राइमरी वेव्स भी कहते हैं। ये किस प्रकार की होती है, इनका नेचर कैसा होता है? ये अनुदैर्ध्य होती हैं या होंगी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। ये ठोस, द्रव तथा गैस तीनों ही माध्यमों से होकर गुजरती हैं, अतः कथन सी सही नहीं है। द्वितीयक तरंगे जिसको एस तरंगे कहते हैं, इनको सेकेंडरी वेव्स भी कहते हैं इंग्लिश में। ये अनुप्रस्थ होती हैं यानी ये ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं और ये प्रकाश तरंगों की भांति गति करती हैं। तीसरी तरह की तरंगे होती हैं धरातलीय तरंगे, इनको एल वेव्स कहते हैं। ये अधिकेंद्र यानी ईपी सेंटर पर सबसे बाद में पहुंचने वाली तरंगे हैं। लंबी अवधि की तरंगे कही जाने वाली ये तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है? सर्वाधिक विनाशकारी, ये पूछा जा सकता है। तो एल यानी लॉन्ग वेव्स, ये तीसरे टाइप की हो गई। अब भूकंप मापने के विभिन्न यंत्र होते हैं जो प्राय पूछे जाते हैं। सिस्मोग्राफ, ये भूकंप का अध्ययन करने वाला यंत्र होता है। मार्केली स्केल भूकंप की तीव्रता का मापक होता है और रिएक्टर पैमाना जो होता है ये भी भूकंप की तीव्रता का मापन करता है। एक शब्द हमने पढ़ा था भूकंप का अधिकेंद्र यानी जिसको हम ईपी सेंटर कहते हैं। तो ये एग्जैक्टली क्या होता है? भूकंप का जो केंद्र होता है उसके ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर जो बिंदु होता है उसको हम अधिकेंद्र या ईपी सेंटर कहते हैं, या इसको जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों का अनुभव सबसे पहले किया जाता है उसे अधिकेंद्र या ईपी सेंटर कहते हैं। जिन संवेदनशील यंत्रों से भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाते हैं उन्हें भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रशांत महासागर की निम्नलिखित जलधाराओं में से ठंडी प्रकार की जलधाराओं को अलग कीजिए, क्योंकि प्रायः पूछा जाता है आपके एग्जाम में भी ठंडी जलधारा कौन सी है, गर्म जलधारा कौन सी है, तो इसको याद रखना आपके लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ये जो 4 जलधाराएं दी हैं इसमें से ठंडी जलधाराएं कौन सी हैं। तो
क्यूराइल की जो जलधारा है ये ठंडी होती है, और कैल्विन धारा ये कैसी होती है, ये गर्म होती है। पेरू जलधारा कैसी होती है, ठंडी होती है। और अलास्का की धारा ये गर्म होती है। तो इस तरह से 1 और 3 यहाँ पर सही हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। क्यूराइल और पेरू जलधारा जो है ठंडी जलधाराएं हैं। ठंडी जलधाराओं के अन्य उदाहरण देखते हैं। क्यूराइल जलधारा, ओयोशियो, हम्बोल्ट, इसी को पेरू जलधारा भी कहते हैं, कैलिफोर्निया की जलधारा और अंटार्कटिका प्रवाह, ये सभी जो है ठंडी जलधाराएं हैं। अब गर्म जलधाराएं की देखते हैं हम। उत्तर विश्वतीय जलधारा, अलास्का की धारा, सुसीमा जलधारा, एल नीनो जलधारा, अलूशियन जलधारा, क्यूरिशियो, और प्रति विश्वतीय जलधारा, ये सभी कैसी जलधाराएं हैं, गर्म जलधाराएं हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। कथन और कारण के फॉर्म में ये है। दोनों का जो है हमको देखना है कि कथन और कारण सही हैं या गलत हैं, और आपस में इनकी व्याख्या कैसी है। जब मूल का प्रभाव मांग पर बिल्कुल ना पड़े तब मांग की लोच पूर्णतया बेलोचदार होगी। कैसा कथन है ये बिल्कुल सही कथन दिया हुआ है। उसके बाद दूसरा कथन देखते हैं। यदि मूल्य में थोड़ा सा भी वृद्धि कर दी गई मात्रा को शून्य कर देना है तो मांग की लोच पूर्णतया लोचदार पाई जाएगी। क्या ये कथन सही है? तो ये भी कथन सही है। इस तरह से दोनों ही कथन यहाँ पर सत्य हैं। अब थोड़ा सा जो है इसको समझते हैं। मांग की लोच क्या होती है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अर्थशास्त्र में मांग या डिमांड की लोच का मतलब है कि मांग को प्रभावित करने वाले घटकों के परिवर्तन के प्रति मांग कितनी संवेदनशील है। यानी मांग को जो प्रभावित करने वाले फैक्टर्स हैं उनसे जो है कितना ज़्यादा जो है मांग प्रभावित होती है। यदि मांग के घटकों जैसे उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने से मांग में कितना बदलाव आता है, और इसी बदलाव को जो नापा जाता है उसको कहते हैं हम मांग की लोच या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसी में दूसरा एक टर्म है मांग की कीमत लोच, यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका मतलब होता है कि केवल वस्तु की कीमत में बदलाव आने से उसकी मांग में कितना बदलाव आया। दोनों को समझने का प्रयास कीजिएगा। मांग की कीमत लोच का मतलब होता है कि केवल वस्तु की कीमत में बदलाव अगर आ जाए तो उसकी डिमांड में कितना बदलाव आया, यानी कीमत के प्रति उस वस्तु की मांग कितनी संवेदनशील है। यदि कीमत लोच ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि कीमत के बदलने से मांग में बड़ा बदलाव आता है, और यदि वह कम है यानी लोच कम है तो इसका मतलब है कि कीमतें बदलने से मांग में बहुत कम प्रभाव पड़ेगा। अगला प्रश्न देखेंगे। उपभोक्ता अपनी आय को अपनी इच्छा के अनुसार व्यय करने के लिए पूर्णतया स्वतंत्र हैं। तो यह क्या है? ये उपभोक्ता व्यय कहलाएगा, स्टैगफ्लेशन कहलाएगा, उपभोक्ता प्रभुत्व कहलाएगा, या उपभोक्ता प्रतिस्पर्धा कहलाएगा। तो इसके लिए एक एप्रोप्रिएट टर्म जो इसको परिभाषित करता है वो क्या होगा? उपभोक्ता प्रभुत्व। इसके लिए उपभोक्ता प्रभुत्व का हम प्रयोग करेंगे। उपभोक्ता विभिन्न साधनों से अर्जित अपनी आय को अपनी इच्छा के अनुसार खर्च कर सकता है, तो यह उपभोक्ता प्रभुत्व कहलाता है। विकल्प सी में दिया गया शब्द स्टैगफ्लेशन गतिरोध व मुद्रास्फीति की स्थिति है। अब मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन क्या होता है? जब किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य कीमत स्तर लगातार बढ़े और मुद्रा का मूल्य कम हो जाए, ऐसी स्थिति को हम मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं। अब लोक सेवा आयोग में कई बार ये प्रश्न आता है कि मुद्रास्फीति जब होती है तो कुछ वर्गों को लाभ होता है, कुछ वर्गों को हानि होती है। तो कौन से वर्ग लाभ में रहते हैं और कौन से वर्ग हानि में रहते हैं, ये हमको यहाँ पर देखना है। तो अगर हानि किसको होती है मुद्रास्फीति के कारण? उपभोक्ता को होती है, जो कंज्यूमर होता है, और ऋणदाता जो ऋण जिसने लिया है उसको भी हानि होती है, स्थिर जिनकी आय है उनको भी हानि होती है, पेंशन प्राप्त करने वाले को, और डिवेंचर के रूप में जो संपत्ति धारक होते हैं उनको हानि होती है। तो ये वर्ग जो है इनको हानि होती है। लाभ किस किस को होता है? ऋणी यानी जिसने ऋण ले रखा है, और ऋणदाता, दोनों को ध्यान से देखिएगा, जो ऋण देने वाला होता है, जैसे बैंक है, साहूकार है, महाजन है, उनको तो नुकसान होगा, लेकिन जिसने ऋण लिया है उनको जो है लाभ होता है। क्यों? क्योंकि ब्याज की दरें बहुत कम हो जाती हैं। उत्पादक वर्ग
को लाभ होता है, व्यापारी वर्ग को लाभ होता है, कृषकों को लाभ होता है और विनियोजक परिवर्तनशील आय समूह को भी लाभ होता है। लेकिन वहीं पर जो स्थिर आय वाले लोग होते हैं, जिनकी एक फिक्स इनकम होती है मंथली, उनको यहाँ पर हानि होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, तंबाकू में मोज़ेक का कारण विषाणुओं को किस वैज्ञानिक ने बताया? तो तंबाकू में एक जो है वायरल डिजीज होती है जिसको हम टीएमवी के नाम से जानते हैं, टोबैको मोज़ेक वायरस के कारण। ये किसने बताया था, ये प्रश्न हमको बताना है। इवानोस्की, रीड, पेपर या प्लाज के द्वारा। तो टीएमवी के बारे में जो खोज की गई थी वो इवानोस्की के द्वारा की गई थी। इवानोस्की ने 1892 में बताया कि तंबाकू में मोज़ेक का कारण एक विषाणु होता है, यानी एक वायरस होता है। अन्य विकल्प में दिए गए वैज्ञानिक और उनके योगदान क्या हैं? रीड, इन्होंने पीत ज्वर या येलो फीवर के जो विषाणु है उसकी खोज की थी। पॉपर ने पोलियो वायरस की खोज की थी और प्लाज ने जो है मीजल्स विषाणु की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि कथन और कारण के फॉर्म में है और इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। तो कथन और कारण को पहले हम देखते हैं कि ये जस्टिफाइड हैं या नहीं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। बहुत ही बेसिक सा फैक्ट है जो हम सबको पता है, तो ये बिल्कुल सही है। कारण क्या है? यहाँ पर यानी माइटोकॉन्ड्रिया पर सभी खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो कारण भी सही है। इस तरह से इसका विकल्प क्या हो जाएगा? 1 सही हो जाएगा, क्योंकि कथन व कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में सभी खाद्य पदार्थ जैसे कि फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि का ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है और इसी कारण इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। इसकी खोज किसने की थी? अल्टमैन ने की थी। कब की थी? 1890 में की थी। ये है कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाली बहुत महत्वपूर्ण रचना है जो कि साइटोप्लाज्म में बिखरी रहती हैं। अल्टमैन ने इससे क्या नाम दिया था? बायोप्लास्ट नाम दिया था, तथा बेंडा ने इसका असली नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा। और इसका आकार और आकृति कैसा होता है? परिवर्तनशील होता है। वैसे तो देखने में जो है कुछ इस तरह से होती हैं, लेकिन जो है इनका शेप जो है बदलता रहता है, इसीलिए इनका आकार और आकृति जो है परिवर्तनशील होता है। ये कोशिका द्रव्य में कणों, जिन्हें हम कॉन्ड्रियोमिट्स कहते हैं, गुणसूत्र जो फिलामेंट के आकार के होते हैं, और गोलकों के बीच में ये बिखरा हुआ रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली से अनेक प्रवर्ध निकलकर माइटोकॉन्ड्रियल गुहा मैट्रिक्स में लटके रहते हैं, जिन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं। तो अगर जो माइटोकॉन्ड्रिया को थोड़ा सा आप इनलार्ज करके देखें उसके सेक्शन को, तो इस तरह से जो है उसमें क्रिस्टी जो यहाँ पर कहा जा रहा है क्रिस्टी होती हैं, और क्रिस्टी की सतह पर F1 या ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। अब इनकी जो सतह होती है उसमें इस तरह से स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको F1 कहते हैं, और इसी F1 को जो है ऑक्सीसोम भी कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा उत्पन्न करने के कारण कोशिका का ऊर्जागृह भी कहते हैं। इसे कोशिका का ऊर्जागृह इसलिए कहते हैं क्योंकि 36 एटीपी अणु जो कि एक ग्लूकोज अणु के टूटने से बनते हैं, उनमें से 34 एटीपी क्रेब्स चक्र के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनते हैं। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि यहाँ पर कितने एटीपी बनते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 34 एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किस साइकिल में होता है? क्रेब्स साइकिल में होता है, यानी क्रेब्स साइकिल जो है माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है। कोशिका के नाभिक के अलावा डीएनए भी इसमें पाया जाता है। किन किन कोशिकांगों में पाया जाता है? तो कोशिका के नाभिक के अलावा डीएनए इसके साइटोप्लाज्म में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, लेकिन इसका जेनेटिक कोड जो है नाभिक में पाए जाने वाले डीएनए से अलग होता है। चूँकि माइटोकॉन्ड्रिया एक अर्ध स्वायत्त अंग है, यानी ये अपनी पुनर्संरचना खुद कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें डीएनए पाया जाता है और इसमें डीएनए तथा राइबोसोम पाया जाता है। इसके अतिरिक्त डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो पौधों और शैवालों यानी एल्गी की कोशिकाओं में उपस्थित क्लोरोप्लास्ट में भी जो है डीएनए पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। सूची 1 में लोक नृत्य दिए हैं, बी में राज्य दिए हैं।
तो बाउल और जात्रा ये कहाँ का लोक नृत्य है? ये बहुत ही फेमस है, कहाँ का? पश्चिम बंगाल का है। रहस और सुआ ये कहाँ का है? ये छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। लावनी और तमाशा ये कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। और थुलाल और पदायुनी कहाँ के हैं? केरला के हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ? बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया। अब भारत के कुछ प्रमुख लोक नृत्य देखते हैं। बाउल और जत्रा कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। डंडा या रहस, नाचा और सुआ ये कहाँ का? छत्तीसगढ़ का है। करगम, कबलतम ये कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं। रासलीला, नौटंकी, कजरी ये सभी कहाँ के हैं? हमारे उत्तर प्रदेश के हैं। लावड़ी या लावनी, दही हांडी, तमाशा ये लोक नृत्य जो है महाराष्ट्र के हैं। सरहूल, कर्मा, जट जाटिन का नृत्य ये जो है झारखंड से रिलेटेड है। माया सबरी, दलचाई, घाऊ ये उड़ीसा के लोक नृत्य हैं। मोहिनी अट्टम, थुआल और पदायुनी केरल के हैं। मुखौटा, युद्धा नृत्य ये अरुणाचल प्रदेश के हैं। छऊ और मगही बिहार के हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? और शास्त्रीय नृत्य के साथ हमको ये भी बताना है कि किस राज्य से है। तो यामिनी कृष्णमूर्ति के बारे में आप सभी ने नाम सुना होगा। ये कुचिपुड़ी नृत्य से जो है संबंध रखती हैं, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य से है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। यामिनी कृष्णमूर्ति भारत की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। उनका संबंध कुचिपुड़ी नृत्य से है, जो आंध्र प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। अब भारत के कुछ प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और शैलियाँ देखते हैं। तो मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का है। और इसकी जो नृत्यांगना है वो कौन है? हेमा मालिनी है। भरतनाट्यम दक्षिण भारत का है, यामिनी कृष्णमूर्ति। मणिपुरी नृत्य मणिपुर का है, निर्मला मेहता। कथकली केरल का है, कृष्ण नायर। कथक हमारे उत्तर भारत का, विशेषकर जो है यूपी का, बिरजू महाराज। ओडिसी नृत्य उड़ीसा का है। और केलू चरण महापात्र जो है इसके प्रमुख कलाकार हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अभी फरवरी के लास्ट में ये आए थे। तो ये 3 कथन आपके सामने दिए हुए हैं। इसमें से हमको बताना है कि कौन कौन से सही हैं, कौन से गलत हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की यह पहली भारत यात्रा थी, किंतु भारत की यात्रा पर आने वाले वह अमेरिका के 10वें राष्ट्रपति हैं। तो क्या ये कथन सही है? क्या वे 10वें क्रम के राष्ट्रपति थे जो भारत आए थे? तो ये कथन जो है बिल्कुल गलत है। वे कौन से क्रम के राष्ट्रपति हैं जो भारत आए हैं? 7वें क्रम के हैं। तो पहला कथन तो गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, डोनाल्ड ट्रंप अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रोड शो करने वाले विश्व के तीसरे राष्ट्राध्यक्ष हैं। ये कथन बिल्कुल सही है। इनकी इस 2 दिवसीय यात्रा यानी 24-25 फरवरी 2020 में उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप, इवाका ट्रंप जो उनकी बेटी है, और उनके दामाद जेरेड कुशनर भी शामिल थे। तो ये भी कथन जो है बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हमारा बी ऑप्शन यानी 2 और 3 कथन यहाँ पर सही हैं। राष्ट्रपति ट्रंप यह भारत की पहली यात्रा पर आए थे, किंतु भारत की यात्रा पर आने से वाले वह अमेरिका के किस क्रम के राष्ट्रपति हैं? 7वें राष्ट्रपति हैं। इसके पूर्व डी आइजनहावर, रिचर्ड निक्सन, जिमी कार्टर, बिल क्लिंटन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश तथा बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति भारत में यात्रा कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी के साथ रोड शो करने वाले विश्व के तीसरे राष्ट्राध्यक्ष हैं। डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व वर्ष 2017 व 18 में क्रमशः जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अहमदाबाद में रोड शो में भाग लिया था। डोनाल्ड ट्रंप की इस 2 दिवसीय यात्रा में शीर्ष मंत्री व अधिकारियों के अतिरिक्त उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप, बेटी इवाका ट्रंप और वरिष्ठ सलाहकार लैरेड कुशनर भी शामिल थे। अगला प्रश्न देखते हैं, मशहूर रंगकर्मी उषा गांगुली जिनका हाल ही में 23 अप्रैल 2020 को निधन हो गया है, उनसे संबंधित कौन से कथन सही नहीं है, ये हमको इस प्रश्न में बताने हैं। तो एक एक करके हमको चारों फैक्ट्स को देखना होगा। उषा गांगुली ने काशी काशी, रुदाली, महाभोज,
कोर्ट मार्शल इत्यादि बहुत से नाटकों में अपनी प्रस्तुति दी थी। ये कथन बिल्कुल सही है। काशीनाथ सिंह के उपन्यास पर आधारित उनका बहुचर्चित नाटक काशी का 80 बहुत ही चर्चित हुआ है। ये भी कथन बिल्कुल सही है। उन्हें 1998 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। यही कथन यहाँ पर गलत है, क्योंकि उन्हें 1998 में पद्म विभूषण ना मिलके क्या मिला था, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। तो चौथा कथन सही है और तीसरा कथन जो यहाँ पर गलत है। उषा गांगुली को 1998 में संगीत नाटक अकादमी सम्मान दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी इनपुट डिवाइस हैं, यानी इनपुट डिवाइस के सारे उदाहरण किस एक विकल्प में सारे दिए हुए हैं। तो पहला विकल्प देखते हैं, कीबोर्ड, माउस और वेबकैम, ये तीनों ही क्या है, इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इनपुट डिवाइस कौन कौन सी हो सकती हैं, ट्रैक बॉल हो सकता है, टच स्क्रीन हो सकता है, माइक्रोफोन हो सकता है, किम्बॉल टैग रीडर हो सकता है, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम हो सकता है, OCR यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर हो सकता है, स्कैनर, OMR मशीन यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर, लाइट पेन, जॉय स्टिक, इसके अलावा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन MICR, ये भी जो है क्या है, इनपुट डिवाइस है। अब आउटपुट डिवाइसेस की बात करें तो मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर और स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, ये सभी क्या है, आउटपुट डिवाइसेज हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए। कीबोर्ड एक स्टोरेज माध्यम है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि कीबोर्ड के माध्यम से क्या करते हैं, हम कैरेक्टर्स इनपुट करते हैं। रैम एक वर्चुअल मेमोरी है, ये भी गलत है। तो ए और बी जो है दोनों ही यहाँ पर गलत हैं। कीबोर्ड एक स्टोरेज माध्यम नहीं है। हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव, DVD, CD इत्यादि स्टोरेज माध्यम होती हैं। रैम एक वोलाटाइल मेमोरी है, ना कि वर्चुअल मेमोरी है। एक्सपेंशन कार्ड स्लॉट में इंसर्ट किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में हुई थी, परंतु किस वर्ष इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। तो इसको किस वर्ष केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था, 1916 में, 1998 में, 2005 में या 2012 में। तो सही उत्तर क्या है इस प्रश्न का, 2005 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड नाम से भी जाना जाता है। तो पूर्व के ऑक्सफोर्ड नाम से विख्यात उत्तर प्रदेश के सबसे पुराने विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में हुई थी, परंतु सन 2005 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ था। अब कुछ और केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश के, उनका स्थापना वर्ष देखते हैं। तो BHU या जिसको काशी हिंदू विश्वविद्यालय कहते हैं, ये 1916 में स्थापित हुआ था। AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कहते हैं, ये 1921 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, ये 1989 में स्थापित हुआ था। अब उत्तर प्रदेश में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। 6 के नाम जानते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ में है, BHU वाराणसी में है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज में है, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय कहाँ पर है, रायबरेली में है, और रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है, झांसी में है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश में खनिज विकास की गति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खनिज विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो खनिज विकास निगम की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब की गई थी, 1974 में की गई थी। उत्तर प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना 23 मार्च 1974 को की गई थी, और राज्य की पहली जो खनिज नीति थी वो 29 दिसंबर 1998 को घोषित हुई, तथा खनिज विकास को उद्योग का दर्जा इसी में दिया गया था। साथ ही 12 जिलों को उत्तर प्रदेश के खनिज बहुल्य क्षेत्र घोषित किया गया।
उत्तर प्रदेश की जो नवीनतम खनिज नीति है, जो नई खनन नीति है, वो 2017 की है। 30 मई 2017 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश खनन नीति 2017 को मंजूरी प्रदान की थी। इसका लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया है? खनिजों से प्राप्त राजस्व को राज्य के कुल राजस्व प्राप्ति में आगामी 5 वर्षों में 1.8% से बढ़ाकर 3% करना। इसके अंतर्गत प्रत्येक जिले में एक लाभ रहित खनिज फाउंडेशन DMF न्यास की स्थापना भी की गई है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने आज 30 प्रश्नों को व्याख्या सहित हल किया। आप में से जो लोग भी नए हों, पहली बार जो है इन मॉक टेस्ट को देख रहे हों, तो आप जो है अब तक जितने भी पुराने मॉक टेस्ट अपलोड हुए हैं सब एक ही प्लेलिस्ट में हैं, उनको लगातार देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए। इस तरह के प्रश्न जो है व्याख्या सहित आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। आप अगर समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि आप जो है कम से कम 55+ मार्क्स सिक्योर कर सकें, तो आपके लिए एक रामबाण सॉल्यूशन है, जो कि ये PDF है। ये PDF जो है आपको ई-बुक के फॉर्म में प्राप्त होगी। इसका आप प्रिंट स्वयं निकलवा सकते हैं, क्योंकि इसका प्रिंट हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जाना संभव नहीं है। अब ये PDF जो है इस तरह से आप प्रिंट निकलवाएंगे। लगभग 157 पेज की ये जो है PDF है, लेकिन इसमें हिंदी के पूरे 6 टॉपिक होते हैं। तत्सम, तद्भव, विशेष विशेषण, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धिकरण, पर्यायवाची और समानार्थी शब्द जो है, ये सभी जो है इसमें आपको क्रमबद्ध रूप से मिलेंगे। और ये पूरा इस तरह से लिखा गया है, सारे प्रामाणिक स्रोत, जितनी भी अच्छी और मानक किताबें हैं उनसे, बाकी जो अन्य प्रामाणिक जो है शब्दकोश हैं और जितने भी सोर्सेज हैं, सबसे संकलित करके जो है इस ई-बुक को तैयार किया गया है। और ये PDF फॉर्म में अवेलेबल है। ईजिली आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए जो है लिंक इस तरह से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको नहीं प्राप्त हो रही, कोई समस्या आ रही है, तो ये जो है कॉन्टेक्ट नंबर है 9506742546। इस पर आप जो है एक बार फ़ोन कर लीजिए या RO हिंदी PDF लिख के भेज दीजिए, तो उधर से आपको जो है लिंक और सारी जानकारी दे दी जाएगी। अब ये PDF जो है थोड़ा सा इसको देख लीजिए किस तरह की दिखती है। और इसका जो सैंपल PDF है, जिसमें 10-15 पन्ने जो है प्रदर्शित करने के लिए आपको दिया जा रहा है सैंपल के रूप में, उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप वहां से डाउनलोड करके उसको डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। तो इस तरह से जो है इसमें आप देखेंगे तो जो है पहले पन्ने पर जो है सारा जो है ब्यौरा दिया है कि कौन कौन से टॉपिक हैं और किस पेज नंबर पे मिलेंगे। उसके बाद जो है जैसे ये तत्सम तद्भव है, तो यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। सबसे पहले जो है जितने भी तत्सम तद्भव के बारे में बेसिक जानकारियां हैं और जो नियम है, जो मानक नियम है कि कौन से शब्द तत्सम है, कौन से तद्भव हैं, उन सबको डिस्कस किया गया है। इसी तरह से जो है ये पूरी PDF डिजाइन की गई है। फिर आप देख सकते हैं दूसरा टॉपिक विशेष एवं विशेषण। तो विशेष एवं विशेषण के जितने प्रकार हैं, क्रिया विशेषण, उनमें क्या भेद होता है और किस तरह से उसको हम जो है पहचान सकते हैं, सारी चीज़ें जो आपको ये ज़रूरी हैं सब यहाँ पर दी गई है। तो ये बुक है, भले हम इसको प्रिंट नहीं करा पाए, लेकिन जो है आपको PDF के फॉर्म में दी जा रही है, जिससे आप जो है चाहें तो इसको प्रिंट करा के पढ़ सकते हैं, या जो है आप ऐसे ही इसका इस्तेमाल जो है PDF से डायरेक्ट पढ़ने में कर सकते हैं। तो और कोई भी जानकारी चाहिए तो आपके सामने ये नंबर दिया है 9506742546। आप इस पर कॉल करिए या व्हाट्सएप करिए, आपको जानकारी दे दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप जो है एक गंभीर अभ्यर्थी के रूप में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप उसमें अच्छे से अच्छा जो है इस बार स्कोर करें, तो आप हमारे क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ जाइए। क्रैश कोर्स प्रोग्राम जो है बेसिकली एक टेस्ट सीरीज है, लेकिन ये टेस्ट सीरीज जो है केवल क्वेश्चन आंसर वाली टेस्ट सीरीज नहीं है। इसमें आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में PDF में पूरा नोट्स दिया जाता है, जो कि क्वेश्चन की व्याख्या में लिखा जाता है। अब ये नोट्स किस तरह के हैं, इसके लिए आप जो है सबसे पहले हमारे टेस्ट सीरीज की जो है सैंपल PDF को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। अगर नहीं प्राप्त होता है तो आपको इसी नंबर पर ज्वाइन RO लिखना है और व्हाट्सएप कर देना है किस पर, 9506742546 पर। उधर से पूरी प्रक्रिया और PDF फाइल का लिंक आपको भेज दिया जाएगा। तो समीक्षा अधिकारी की तैयारी करने के लिए इससे बेहतर विकल्प आपके पास कोई नहीं है। आप चाहें तो जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं।